गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है हमारी जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो टॉपिक हमारा है उसके ऊपर बेस्ड हमने एक वर्कशीट बनाई है। एक क्वेश्चन शीट आपके पास होगी जो आज आपको क्लास में दिखाई जाएगी। वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अब एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दूँ आपको चैप्टर का। हमारा जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमारा चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। आपके पास रेफरेंस के लिए सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ा कि इस चैप्टर का थ्योरिटिकल बैकग्राउंड क्या है, पार्टनरशिप क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्यों बनती है, क्या उसकी नीड है, क्या उसके कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या डीड में होना चाहिए, बातें हमने करी। डीड ना हो तो क्या होगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1962 के हिसाब से, सॉरी 1932 के हिसाब से सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। और इसके बाद हमने अकाउंटिंग की बात करी। अकाउंटिंग में हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बनाया जाता है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर जब हमें करना हो पार्टनरशिप फर्म का तो ये अकाउंट बनाया जाता है। और हमारी क्लास 12th की अकाउंटिंग स्टार्ट वहाँ से हो रही है जहाँ फर्म पार्टनरशिप फर्म का ट्रेडिंग P&L बन चुका है, नेट प्रॉफिट निकल चुका है। अब हमें उस नेट प्रॉफिट के आगे का काम करना है, उस नेट प्रॉफिट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि उसके बाद पार्टनर्स अपनी कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें पार्टनरशिप में हुई कैपिटल अकाउंट में, उनके क्रेडिट या डेबिट हुई तो उससे हमारे कैपिटल का बैलेंस क्या हुआ, कितना बचा, ये जानने के लिए वो लोग कितना वो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने की हमने बात करी, दो मेथड होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने पढ़ा कि कैपिटल को पार्टनर्स, जो कैपिटल पार्टनर लगाते हैं उसका बैलेंस वो फिक्स रखना चाहते हैं, इसलिए जो है उसमें दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसका मतलब होता है जहाँ कैपिटल की फ्लक्चुएट मतलब बदलती रहेगी, और उसलिए वहाँ पर एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एंट्रीज होती हैं वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती हैं। जबकि फिक्स कैपिटल मेथड में जो एंट्रीज होती हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू होती हैं। कैपिटल अकाउंट के थ्रू सिर्फ दो ही एंट्री होती हैं, एक तो पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है फर्म में, और एक वो पार्टनर जो कैपिटल फर्म से विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, बाकी सब कुछ करंट अकाउंट से होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में सब कैपिटल अकाउंट से होता है। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले पार्टनरशिप में कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है, कौन सी मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। फिक्स से तभी करना है जब क्वेश्चन आपको कहे या करंट अकाउंट की ओपन कर रखे हो या करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हो, उसका कुछ हिंट दे रखा हो कि फिक्स कैपिटल मेथड फर्म फॉलो करती है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज़ की बात भी करी थी कि अकाउंटिंग एंट्रीज़ कैसे होती है इस चैप्टर में। कि सिंपल सी एंट्रीज़ का लॉजिक है यहाँ पर कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू सारी एंट्रीज़ हो रही हैं, कैपिटल यहाँ करंट एज पर द मेथड। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि कैपिटल हमेशा, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हम लोग को कैपिटल जब भी बढ़ानी है, अब कैपिटल क्रेडिट कब होगी, कब बढ़ेगी कैपिटल, जैसे पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट में शेयर, ये सब जब दिया जा रहा है तो उनके अकाउंट में हम उसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे उनकी कैपिटल, तो तब तो कैपिटल CR हो जाती है। और जब कैपिटल जैसे ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इन केसेस में ये पार्टनर से लेना होता है या लॉस है, उस केस में पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा था एंट्रीज़ के बारे में। और इसी के बेस पर हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट हमने सीखा था कि जो भी चीज़ पार्टनर्स को देनी हो वो उसके CR में आ जाएंगी, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट वगैरह। और जो उससे लेना है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या लॉस में शेयर, तो वो सब डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था एक टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, और उस केस में हमने ये पढ़ा था कि जब गारंटी किसी पार्टनर को दी जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो उस डेफिशिएंसी का अमाउंट, डेफिशिएंसी मतलब कमी का अमाउंट जो है वो बियर करेंगे
अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि भाई ये पर्टिकुलर पार्टनर ही गारंटी का अमाउंट देगा, तो फिर वो पार्टनर ही गारंटी का अमाउंट बेयर करता है, और उस केस में हम लोग उस पार्टनर से अकॉर्डिंग टू जो भी रेशो है, या कोई रेशो नहीं है, एक अकेला ही पार्टनर से डेफिशिएंसी लेनी है तो उससे आप ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं तो हमने बताया था आपको कि इसका क्वेश्चन करने के लिए कुछ नया नहीं करना, बनाना वही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको वही प्रॉफिट पहले ट्रांसफ़र कर देना है बाय P&L करके। उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। प्रॉफिट पहले इनिशियली आपको जो भी उनका रेशो है, जितना भी प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। गारंटी के बाद में करनी है। प्रॉफिट एक बार एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसको एक्चुअल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको देखना है कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है क्या उसको उतना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको अब वो शेयर देना है, और देगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर देंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे, और बोल रखा है तो उसके हिसाब से देंगे। ठीक है। गारंटी में हमने ये पढ़ा था कि अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है तब भी गारंटी जो है वो पार्टनर को मिलेगी प्रॉफिट के शेयर की। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले तो क्या करना है, जो फर्म का लॉस हुआ है वो लॉस भी आपको पार्टनर्स में बांटना है, सभी पार्टनर्स में। उसके बाद आपको गारंटी की बात करनी है, और गारंटी के केस में उसमें क्या करना है कि जो पार्टनर है जिसको गारंटी मिली है, अब उसको 2 अमाउंट मिलेंगे। एक तो प्रॉफिट में जो गारंटी थी वो, एक जो उसने लॉस शेयर किया वो, और देगा कौन? वही रिमेनिंग पार्टनर। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि जितनी कैपिटल जितने टाइम के लिए लगी हुई है उतने टाइम तक आप उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। जैसे किसी पार्टनर ने 1 अप्रैल को 10 लाख रुपए लगाए, तो 1 अप्रैल तक से लेकर कब तक वो 10 लाख लगे रहे? लास्ट 31 मार्च तक होता है। अब मान लीजिए 1 अक्टूबर तक वो 10 लाख रुपीज़ उसने लगा रखे थे, और बाद में उसने 5 लाख और लगा दिए। तो आपको क्या करना है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 6 मंथ का तो 10 लाख पे इंटरेस्ट देना है। उसके बाद उसकी कैपिटल 10 लाख प्लस 5 लाख और बढ़ गई, 15 लाख हो गई। तो अब आपको 1 अक्टूबर से 15 लाख पर इंटरेस्ट देना है, टिल वही जब तक अगला चेंज नहीं हो जाता। और कोई अगला चेंज नहीं होता तो फिर टिल आपको 31 मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। और अगर कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो उस केस में आपको लेस कर लेना है। जैसे 10 लाख में से मान लो उसने 5 लाख निकाल ली हो, तो 5 लाख माइनस करके रिमेनिंग 5 लाख पर बाकी मंथ्स का टिल 31 मार्च इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो पीरियड के हिसाब से जितनी कैपिटल जितने टाइम के लिए लगी रही उतने टाइम का इंटरेस्ट आपको देना है। इतना सा सिंपल सा लॉजिक उसका लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में भी हमने यही पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने ये पढ़ा था, इसके लिए अलग से सेपरेट क्लास हमने ली थी, और एक नहीं 2 क्लास ली थी, जिसमें आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसमें 2 मेथड होती हैं कैलकुलेट की। एक तो सिंपल मेथड, एक एवरेज मेथड। सिंपल मेथड तब लगानी है जब ड्राइंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। फिक्स पैटर्न का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड में, टाइम इंटरवल में एक फिक्स अमाउंट का ड्राइंग्स नहीं हो रहा हो। जैसे कभी पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ निकाल रहा है, और कभी 2 महीने बाद निकाल रहा है, कोई 4 महीने बाद निकाल रहा है, कभी 10 महीने बाद निकाल रहा है। देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न, और अमाउंट भी ड्राइंग का फिक्स नहीं है। तो उस केस में आपको सिंपल मेथड से इंटरेस्ट लगाना, मतलब जितनी अमाउंट की ड्राइंग जब जब की है उस अमाउंट पर मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अप्रैल में ड्राइंग करी तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा दो। फिर मई में ड्राइंग करी तो मई से लेकर 31 मार्च तक का 11 मंथ का इंटरेस्ट लगा दो। फिर अक्टूबर में ड्राइंग करी तो अक्टूबर वाली ड्राइंग पर अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा दो। ये सिंपल मेथड होती है। जितने टाइम तक वो ड्राइंग रही, जितने टाइम मतलब जहाँ जब सिंपल सा लॉजिक लगाना है ड्राइंग में, तो जब ड्राइंग करी से लेकर अप टू एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तब तक का इंटरेस्ट, मतलब 31 मार्च तक अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो 31 मार्च तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड की। तो मैंने कहा था एवरेज पीरियड मेथड जो है वो तब अप्लाई होगी जब हमने ड्राइंग जो है एक फिक्स पैटर्न के साथ की हो। फिक्स पैटर्न मतलब या तो हम हर मंथ ड्राइंग कर रहे हो या हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रहे हो। फिक्स पीरियड का मतलब है यहाँ पर जैसे हर महीने की बिगिनिंग में, और हर महीने कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद, ऐसा नहीं है।
हर मंथ को छोड़कर हम ड्राइंग कर रहे हैं एक एक महीने बाद, तो ये फिक्स पैटर्न हो गया। इसी तरह क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं, हर एक क्वार्टर के बाद ड्राइंग कर रहे हैं, और अमाउंट भी ड्राइंग का फिक्स है। जैसे सपोज 10,000 की ड्राइंग कर रहे हैं तो हर महीने 10,000 निकाल रहे हैं, तो 10,000 10,000 10,000, तो इसलिए वहाँ एवरेज पीरियड लगाने की नीड क्या है। अगर आप सपोज अप्रैल से लेकर मार्च तक 10,000 हर महीने निकाल रहे हैं, तो अगर आप सिंपल मेथड से इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपको 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर एवरेज पीरियड का मेथड यूज़ होता है। तो आपको एवरेज पीरियड निकालना हमने सिखाया था, कैसे निकालते हैं। बिगिनिंग ऑफ मंथ में अगर ड्राइंग होती है तो बिगिनिंग ऑफ मंथ में पूरे साल अगर ड्राइंग होती है 12 मंथ्स के लिए, तो 6.5 का इंटरेस्ट लगता है। वो कैसे कैलकुलेट किया था हमने सीखा था, 12 प्लस 1/2 13/2 6.5 आ जाएगा, क्योंकि 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा पूरा। अगर मिड में करता है पूरे साल के लिए तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ये 5.5 मंथ्स कैसे आए थे, 11 प्लस 1/2, सॉरी मिड में करता है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, तो 11 प्लस 1/2, 11 मंथ का मतलब है यहाँ पर 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अगर मिड में आपने ड्राइंग करी है तो 15 डेज पहले और 15 डेज लास्ट वाले मंथ में कम हो जाएंगे, तो 11 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा। एंड में ड्राइंग करता है हर महीने के एंड में, तो पार्टनर के लिए तो इंटरेस्ट जो है वो 10 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि एक महीना पहले कम हो जाएगा, एक महीना लास्ट में कम हो जाएगा। इसके लिए हमने पूरी क्लास बनाई थी, वो आपको प्लीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग जो है इसको पढ़ पाएंगे। तो उस वहाँ पर 5.5 मंथ्स का ड्राइंग का इंटरेस्ट लगेगा। क्वार्टरली में हमने बात करी थी, बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6 और एंड में 4.5। सो ये भी हमने पढ़ा था कि अगर पूरे 12 महीने ड्राइंग नहीं होती, सपोज 6 महीने ड्राइंग करिए, तो 6 महीने का पीरियड फिर जो है ये रटना नहीं है आपको 6.5 और 6 एंड 5.5, ये सब, ये तो पीरियड तब है जब पूरे साल ड्राइंग हुई है। अगर किसी ने 6 महीने ड्राइंग करी, 9 महीने करी है, 10 महीने करी, तो आपको पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने आपको क्लास में सिखाया था, वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए 10 मंथ्स ड्राइंग करी है, तो बिगिनिंग में करी तो पूरे 10 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए 10 प्लस 1/2 करके इंटरेस्ट निकालना है, मतलब पीरियड निकालना है। फिर अगर मिड में करिए तो एक महीना कम लेना है, 9 प्लस 1 करना है /2, और अगर एंड में करी है तो 2 महीने कम लेने हैं, मतलब 8 प्लस 1/2 करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, गारंटी के बाद हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कि कोई गलती हो गई या कुछ करना हम भूल गए और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने क्लोज कर दी हैं, उसके बाद हमें याद आता है कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह हमने नहीं दी, या दी तो गलत दे दी, गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया। ऐसी गलतियों के लिए हमने पास्ट एडजस्टमेंट सीखा था टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा था कि करना क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट में। हमें ये जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए पहले एक वर्किंग करनी पड़ती है कि भाई कितना कितना पार्टनर को क्या मिलना चाहिए था और क्या उससे लेना चाहिए था। वो लिखकर हम लोग, आपको याद होगा कैसे करते थे, एनालिटिकल एक टेबल बनाते थे हम उसमें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सीआर कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया तो उससे पार्टनर को डीआर कर देंगे। फिर नेट अमाउंट निकाल लेंगे टोटल में, और नेट अमाउंट को लास्ट में पार्टनर्स में एक बार डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वो नेट अमाउंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को सीआर तो कर दिया, लेकिन फर्म के लिए तो लॉस है वो, इसलिए फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, तो डेबिट, फर्म डेबिट हो जाएगी, फर्म के लिए डेबिट अमाउंट है वो, तो वो लॉस जो है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए उसमें हम क्या करते थे, नेट सारा अमाउंट हिसाब किताब करके, सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर को सीआर में दे दिया, फिर लॉस बांट दिया। इसी तरह अगर कोई अमाउंट मतलब पार्टनर से लेना था, पार्टनर को डीआर कर दिया, तो पार्ट जो है टोटल में अमाउंट वो सीआर में होगा, फिर वो पार्टनर से प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। सब कुछ बांटने के बाद, सारी गलतियां सही करने के बाद, लास्ट में टोटल वाला कॉलम बांटने के बाद जो भी हमारे पास बच रहा है वो हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखेंगे टोटल क्या आ रहा है, कितना अमाउंट क्रेडिट में आया, कितना अमाउंट डेबिट में आया, फिर डेबिट क्रेडिट का नेट अमाउंट इफेक्ट निकाल लेंगे। अगर नेट अमाउंट में पार्टनर डीआर ज़्यादा हुआ है तो एंट्री करते टाइम डीआर होगा, और अगर सीआर ज़्यादा हुआ है तो उस अमाउंट से वो सीआर होगा, मतलब नेट इफेक्ट से हमें एंट्री करनी होती है। ठीक है, और इसका इस छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए अगर ए बी सी पार्टनर है, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, अब दे देते हैं। तो कैसे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हमने मान लीजिए पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 5,000 3,000 2,000, तो पार्टनर के हम सीआर लिख देंगे 5,000 3,000 2,000, ये तो हो गया। इस अमाउंट से तो पार्टनर सीआर हो जाएंगे, लेकिन आप ये भी सोचिए कि ये 5,000 3,000 और 2,000 टोटल 10,000 फर्म के लिए एक्सपेंस भी है।
तो वो एक्सपेंस, अब प्रॉफिट तो है नहीं हमारे पास, कुछ प्रॉफिट तो बढ़ चुका है हमारा पुराना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 10,000 का एक तरीके से उसको अब आप लॉस मान लो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया लेकिन हमारा प्रॉफिट तो है नहीं, तो हमें लॉस होगा देने से। तो अब वो लॉस भी 10,000 का पार्टनर्स बांटेंगे। अब मान लीजिए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, तो लॉस बढ़ गया 4,000 4,000 2,000। अब आप देखें तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, तो ए को, जैसे मान लीजिए ए को इंटरेस्ट मिला था 5,000, सी आर हुआ वो, और जो लॉस हमने बांटा उससे वो डी आर होगा 4,000। तो नेट इफेक्ट क्या आया कि ए 1,000 से सी आर हुआ, तो उसका मतलब क्या है, एंट्री करते टाइम ए 1,000 से क्रेडिट होगा। फिर बी की हमने बात करी, बी जो है उसको इंटरेस्ट मिला था 3,000 और लॉस उसने शेयर डेबिट किया या शेयर डेबिट किया, वो था 4,000। तो इसका मतलब क्या है, ए नेट जो है 4,000 से 1,000 से डेबिट ज़्यादा हुआ तो एंट्री में वो डेबिट होगा। सी की बात करें तो सी को इंटरेस्ट मिला था 2,000 और लॉस भी उसने शेयर किया 2,000, तो उसका सी आर भी 2,000 और डी आर भी 2,000, मतलब नेट इफेक्ट उसको कुछ नहीं पड़ा, इसलिए वो एंट्री में नहीं आएगा। तो अब एंट्री बन गई कि ए तो सी आर होगा, बी डी आर होगा, एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल डी आर टू सीज कैपिटल। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट से एंट्री होगी बीस करंट अकाउंट डी आर टू सीज करंट अकाउंट। इसी तरह कुछ गलतियां भी इसमें हो सकती हैं, जैसे प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया, तो उसका तरीका ये है कि जो गलत रेशो में बांट दिया या गलत दे दिया वो पहले आप पार्टनर से वापस ले लो। सी आर किया था पार्टनर को देते टाइम, अब वापस डी आर कर दो। फिर जो सही चीज़ है वो वास्तव में आप वापस से उस पार्टनर को दे दो सही रेशो में या सही परसेंटेज के हिसाब से, तब उसको सी आर कर दो। अब वो देखो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, उससे फिर एंट्री बना लो। तो इस तरह हमने पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, उसके लिए भी आपके पास क्लास रेडी है यूट्यूब पे, आप क्लास देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो ये हमारा जो चैप्टर है इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत से क्वेश्चन किए हैं। कुछ दो क्लासेस लास्ट क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए बताए थे कि कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड थे, कुछ पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड थे। तभी हमने देखा कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो क्या होगा, मतलब प्रॉफिट कम है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जितने भी एप्रोप्रिएशन है इनका अमाउंट ज़्यादा है, तो कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनके से। हमने पढ़ा था कि जो भी अमाउंट है प्रॉफिट का उतना ही दे सकते हो आप, इससे ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी जो भी देना है उसके रेशो में उस प्रॉफिट को जितना भी आपके पास अवेलेबल है उतना बांट कर दे देना है, जिससे कोई आगे डिस्प्यूट ना हो। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो हमने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह कुछ नहीं देंगे, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, वो भी कितना परसेंट से, 6% से, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है तो। और प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स इक्वल बांटेंगे जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप एक्ट अगर कोई डीड नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग ये मानेंगे पार्टनर्स इक्वल ही पार्टनर है और इक्वल ही प्रॉफिट शेयर करेंगे। उसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको जो है प्रॉफिट कैसे बांटना है, और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी, किसी ने कम लगा रखी, किसी के एफर्ट्स ज़्यादा हैं, किसी के एफर्ट्स कम है, कोई एक्टिव पार्टनर है, कोई स्लीपिंग पार्टनर है, डजेंट मैटर, सब पार्टनर इक्वल माने जाएंगे जब तक हम बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। ठीक है, सबको इक्वल मिलेगा। अगर कोई डीड नहीं है तो, और कोई ज़्यादा डिमांड कर भी रहा है तो वो डिमांड लीगल नहीं है। ठीक है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये था हमारा एक छोटा सा रिवीजन जिसमें हमने पढ़ा कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में डिस्कस किया है। अब एक वर्कशीट आपके इस पेज पर हमने बनाई है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब पहले तो आपने अपना पूरा रिवीजन वर्क कर लिया। जितनी भी क्लासेस हैं पहले आपको सारी क्लासेस देखनी होंगी, दोबारा से रिवाइज करना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। अब इन पूरी यूनिट में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन उसी प्रियंडल, कोई प्रियंडल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन भी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ के देखें कि एक्स एक पार्टनर है, उसने फर्म का 10,000 का स्टॉक ले लिया, हु यूज द स्टॉक ऑफ द फर्म वर्थ ₹10,000 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹2,000। ही वेंट टू द फर्म टू बियर द लॉस, तो हाउ मच एक्स इज लाइबल टू पे टू फर्म। अब एक्स कितना देगा फर्म, एक्स जो कि एक पार्टनर है उसने फर्म का स्टॉक यूज कर लिया 10,000 का और लॉस हुआ उसको 2,000। ही वेंट टू द फर्म टू बियर द लॉस।
अब वो फर्म में जाता है लॉस को बियर करने, तो हाउ मच एक्स इज़ लाइबल टू पे टू फर्म, एक्स कितना देगा फर्म को। तो भाई एक्स जो फर्म का कुल मिलाकर लॉस हुआ है वो पूरा कुल मिलाकर एक्स जो है यहाँ बाकी पार्टनर जो है वो आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि आपको बताया था पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी होती है, वो लोग आपको प्रॉफिट जो है उस हिसाब से शेयर करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत से और क्वेश्चन हैं, तो आपको ये जो है पूरी वर्कशीट दी जा रही है, इसके साथ ही इन वर्कशीट में क्वेश्चन करना है आपको। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हैं, और कुछ क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री के हैं, अधिकतर छोटे छोटे थ्योरिकल क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि ये थ्योरिकल क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो जो थ्योरिकल टॉपिक हैं पार्टनरशिप डीड वगैरह उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा जो है आपके पास जो है वर्क करने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, तो आप सॉल्यूशन देखकर या इनको करने के बाद अपना सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। सॉल्यूशंस मतलब आंसर्स दूंगा मैं आपको, केवल मार्किंग स्कीम दूंगा कि ये क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। इसी तरह आप देखेंगे कुछ एवोशन एंड जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड हैं, कुछ एडजस्टमेंट, अधिकतर क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट के मिलेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट जो पास्ट एडजस्टमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन एग्जाम सा कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, तो ये वर्कशीट है, इसको आप करिएगा सॉल्व। नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आगे हम क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये वर्कशीट करनी है, ट्राई करना है, कितने केसेस आप कितने क्वेश्चंस खुद ट्राई कर सकते हैं, और रेफरेंस के लिए आपको जो है आंसर की या मार्किंग स्कीम दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हॉलीडे होमवर्क है, इसको ज़रूर करिएगा प्रैक्टिस में। और इन क्लासेस की जो है कारण हमने जो चैप्टर ये पढ़ा है, हम ये नहीं कहते कि 100% चैप्टर जो है इन वीडियो क्लासेस से हो जाता है, लेकिन हाँ 90% जो कवरेज है वो तो हो ही जाता है। और हमने अधिकतर कोशिश करी है आपके पास कि हमने एक ही चैप्टर को 13 क्लासेस में बांट के बनाया है। आज हमारी शायद 13 या 14th क्लास है। इसके का आप लॉजिक समझेंगे, हमने एक एक टॉपिक को लेकर उसको समझाकर उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट ये रह जाता है कि प्रैक्टिस है। देखो वीडियो क्लासेस देखकर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप जो है क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जब तक आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा चैप्टर का, तब तक आपको वीडियो क्लासेस देखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, तो ये कुछ कह सकते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस हैं। केवल आपको यही नहीं करना है, ये तो एक तब है, ये तो आपको तब ट्राई करना है जब आपको पहले तो जो वीडियो क्लासेस में क्वेश्चंस कराए गए हैं जितने भी, वो आपने कर लिए हों। पहले वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको तभी करने आएंगे जब आप पहले वो वाले क्वेश्चंस कर चुके हों। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन देखें आप। अजय प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका एक पार्टनर है विजय। अब ये आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दे रखा है, आपको नहीं बनाना, क्वेश्चन ने बना रखा है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन नीचे बोलते हैं देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन कह रहा है नीचे कि कोई डीड नहीं थी पार्टनर्स में। विजय फीज दैट ही हैज़ नॉट ट्रीटेड फेयरली। अब विजय कह रहा है कि भाई उसने जो ये बनाया है अजय ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सही नहीं बनाया। तो पॉइंट आउट करना है आपको, अजय हैज़ कॉन्ट्रावेंडेड द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि कहाँ अजय ने लॉ के मतलब कानून के प्रोविजंस को जो है फॉलो नहीं किया है, और आपको अपने हिसाब से दोबारा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई डीड ही नहीं है, और जब डीड ही नहीं है तो आप देखें पार्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको सैलरी दिख रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिख रहा है।
तो आपको बताया था जब डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये दिया ही नहीं जाता पार्टनर्स में। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% की रेट से, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो ठीक है, और बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सैलरी जो इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखी है अजय और विजय को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये गलत है। तो ये गलती हुई है विजय से। अब क्या करना है आपको, दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा जिसमें बाय साइड में वही प्रॉफिट लिखा जाएगा 54,400 का, डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन अजयज लोन, वो अलाउ दे आप दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन अजयज लोन, और आप वो डेबिट साइड में भी ना लिखें क्योंकि अजय के लोन पे जो इंटरेस्ट है आपको बता रखा है कि इट नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम, इट इज़ एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। इसको प्रॉफिट में से पहले ही लेस कर लेना है, तो मतलब आप 54,400 में से 2,000 आप लेस करके दिखाएं और रिमेनिंग अमाउंट ही आप क्रेडिट साइड के आउटर कॉलम में दिखाएं बाहर 52,400। डेबिट साइड में मत लिखें टू इंटरेस्ट ऑन अजयज लोन, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट में से ही वहीं पर पर्टिकुलर्स में डिडक्ट करके लेस करके दिखा दें, ठीक है। और अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा है 52,400 का, उसका कुछ नहीं करना, उसको पार्टनर से बांट देना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा जब डीड नहीं है, तो इक्वल होगा, इक्वल रेशो में 52,400 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 26,200 रुपये दोनों पार्टनर से आ जाएंगे अजय और विजय के। ये बनेगा सही पार्टनर्स कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू अजय और विजय लिखकर ये आपको करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के, जो तभी होंगे जब आपने पहले प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से कर लिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरी क्लासेस देखने के लिए, सब्सक्राइब करते रहें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या होगा, आपको जो भी क्लासेस होंगी आगे की उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं क्लासेस के ऊपर, वहाँ पर आपको मैं डेफिनेटली रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।